नमस्कार। कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी और मैं हूं अमित शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार सर, दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को वोट रिजल्ट आएंगे, 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 20 जनवरी को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 10 तारीख से अधिसूचना जारी हो जाएगी और तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो मैदान पूरा सज चुका है। दिल्ली चुनाव का जो कुरुक्षेत्र है, तमाम महारथी उसमें अपना अपना दम ठोकते नजर आ रहे हैं। इस बार खास बात यह है कि चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है। सर, आप भी हैं मैदान में और आपके सामने बीजेपी तो है ही है, कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ नजर आ रही है। आप क्या देखते हैं सर, ये त्रिकोणीय मुकाबला जो इस बार दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और पिछली बार आपको 70 में से 62 सीटें मिली थी, बीजेपी 8 सीट पर रही थी और कांग्रेस कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रही थी। तो इस बार आपको क्या स्थिति लग रही है सर? क्या आकलन है आपका? देखिए अमित जी, मैं ना आज थोड़ा क्रिकेट की बात की जाए। दिल्ली को जो हो रहा है, राजनीति की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरह से आकलन कर रहे हैं, इतना वोट, इतना ये, इतना वो। तो आज के तारीख में जब आपने हम ये कह ले कि दिल्ली पॉल्स को हम दिल्ली पॉलिटिकल लीग मान लें, जैसे इंडियन प्रोफेशनल लीग होता है तो दिल्ली पॉलिटिकल लीग मान लें। और दिल्ली पॉलिटिकल लीग के अंदर 3 टीमें खड़ी हैं। एक तो आम आदमी पार्टी खड़ी है, एक बीजेपी खड़ी है और एक कांग्रेस पार्टी खड़ी। ये तीनों टीम कागज पर देखने में अपने आप में भरी पूरी टीमें हैं। और लेकिन होता क्या है कि जो पेपर पे जो टीम स्ट्रांग होती है वो जरूरी नहीं है कि आगे जाकर के मैच को जीत भी। ये कोई जरूरी नहीं होता। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हुआ, हमारी इतनी मजबूत टीम थी लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सत्य इंटरनेशनल स्टार्स थे उसके अंदर, नामी गिरामी लोग थे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो इस समय रीबिल्डिंग का प्रोसेस में, लेकिन उसने फिर भी हमें 3-1 से शिकस्त दिया और हमारे स्टार सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और आईपीएल टूर्नामेंट में तो आप अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई नया स्टार पैदा हो जाता है, जो T20 का गेम होता है उसमें खेलो पड़ जाता है। तो चलिए इसी पर हम जब बात करें तो जो 3 टीमें खेल रही हैं इस समय, एक तो है आम आदमी पार्टी की टीम। देखिए आज के तारीख में जो टीम होती है, टीम अपनी जगह होती है और टीम को खिलाने वाले लोग, टीम के खिलाने वाले 2 लोग होते हैं आज के तारीख में। जो देखा जाता है, जो क्रिकेट अब निकल करके आया है कि एक कोच और दूसरा कैप्टन। कोच मिलकर के बाहर की रणनीति तैयार करता है और कैप्टन मैदान में जाकर के खेलता है। तो जो आम आदमी पार्टी जो है, जो आम आदमी पार्टी का कोच और कैप्टन वो एक ही व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल। अगर आप याद करें कि आज से 20 साल 25 साल पहले जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो समझ जिस टीम ने उस मैच को, उस इनॉग्रल सीजन को जीता था, वो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी और बहुत ही बच्चों वाली टीम थी वो। लेकिन उस टीम के जो नायक थे और जो कोच थे, कैप्टन और कोच एक ही व्यक्ति था, वो था शेन वॉर्न। और शेन वॉर्न बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी, बहुत ही फिरकीबाज, बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी, वो गेंदों को घुमाने वाला। और हमारे पास अरविंद केजरीवाल है जो बातों को घुमाने में बहुत माहिर है। तो आम आदमी पार्टी के पास तो कोच और कैप्टन वो एक आदमी में है, और वो कोच और कैप्टन, सेलेक्टर, वो सारी चीजें वही है। और बिल्कुल वो कमांड कंट्रोल के साथ दिल्ली के भूमि को वो जानते हैं, दिल्ली के पिच की वो जानते हैं। और वो उसमें उस स्थिति में वो खेलने को अपनी टीम को लेकर के उतर गए। खूब जोश के साथ वो अपनी जो है सो कर रहे हैं, भूमिका कस रहे हैं। अब दूसरी टीम हम ले ले बीजेपी। बीजेपी के पास तो कोच बहुत अच्छा है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोच कौन हो सकता है। और उनकी जो कहते हैं ना कोच की
जो सपोर्ट टीम होती है कि एक फील्डिंग कोच, एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच, तो उसमें आपके पास जेपी नड्डा भी हैं, अमित शाह भी हैं, तमाम तरह के लोग उसमें हैं, और आरएसएस वाले लोग भी हैं, जो कि वो ऐसा सपोर्ट स्टाफ जो नजर नहीं आता है टीम का, वो लोग भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सारा कुछ उनके पास है। कैप्टन कहाँ है? ये बहुत बड़ी समस्या है इस टीम के साथ। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपके पास कोच बहुत अच्छा है, आपके पास जो असिस्टेंट कोच हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी जैसे देख के लग रहा है कि ठीक ठाक काम कर रही है। अभी तक तो जो टीम सिलेक्शन किया है ठीक ठाक काम कर रही है। आपका सपोर्ट स्टाफ, जो सपोर्ट सिस्टम जो है, आरएसएस का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन कैप्टन का, बीजेपी दिल्ली में हमेशा से ऐसी नहीं थी। दिल्ली में बीजेपी कैप्टन विहीन नहीं थी। दिल्ली में मदन लाल खुराना, दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली में केदारनाथ साहनी, दिल्ली में साहब सिंह वर्मा, दिल्ली में उसके बाद के अगली पीढ़ी में हम आ जाएं तो विजय गोयल रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन रहे। ये लोग दिल्ली के बड़े नॉन और अच्छे लीडर्स भी इनकी गिनती होती थी और इनकी ठीक ठाक रसूल। आज दिल्ली में कौन है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप कहेंगे कि ये जो अभी वीरेंद्र सचदेवा हैं, इनके पहले दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष कौन था? आप मुझसे कहेंगे आप मुझसे क्विज का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि वीरेंद्र का सचदेवा का क्या बैकग्राउंड है, तो फिर आप मुझसे कहेंगे ये तो कौन बनेगा करोड़पति का आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दिल्ली की जो टीम है, वो उस टीम की हालत ये है कि आपने जिसको कैप्टन बना रखा है और जिसको आप चेहरा अनाउंस ही नहीं कर रहे। 1936 में जो इंग्लैंड खेलने के लिए गई थी टीम, इनफैक्ट 1932 में और 1936 में जो इंग्लैंड खेलने क्रिकेट टीम गई थी, इंडिया की क्रिकेट टीम, और पहले कैप्टन सीके नायडू हुए बने थे, लेकिन सीके नायडू उस टीम के कैप्टन नहीं थे। उस टीम के कैप्टन थे महाराजा पोरबंदर, लेकिन वो खेलने से उनको डर लग गया, वो नहीं खेले मैच के देहात टूट जाएगा, तो वो फिर सीके नायडू साहब खेले। और फॉर्चुनेटली इंडिया के पहला कैप्टन जो था क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन, एक खिलाड़ी था, एक अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन 1936 में जो टीम गई खेलने के लिए, उसके कैप्टन कौन थे? उसके कैप्टन थे महाराज कुमार विजयनगर, जिनके बारे में कहा जाता था कि मतलब कि वो टीम के 11 क्या, वो टीम के 25 में आने के लायक नहीं थे, लेकिन वो कैप्टन थे टीम के। और उनका कंट्रीब्यूशन यही रहा था उस ट्रिप में कि उन्होंने लाला अमरनाथ को सेंचुरी बनाने के बावजूद टीम से बाहर कर दिया। कि लाला जी जो थे, लाला अमरनाथ, मोहन सुरेंद्रनाथ के पिताजी, जो कि पहले टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले इंडिया के प्लेयर, उनको उन्होंने टीम से बाहर कर दिया था। लाला जी ने कहा था कि लाना थे ऐसे कैप्टन के नीचे में खेल। तो आज की तारीख में आपने कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छे दे दिए हैं, बहुत बढ़िया दे दिया है, लेकिन कैप्टन कहाँ है? ये बहुत बड़ी समस्या आपने पैदा कर दी है। और जो कैप्टन और कोच, उनके अंदर मनमुटाव होगा तो टीम तो अच्छा नहीं खेलेगी। और बीजेपी के खुद ही सांसद रहे, दिल्ली से सांसद रहे गौतम गंभीर, उन्होंने क्या दुर्दशा की है टीम की, आप देखिए। वही टीम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के अंदर में इतना बढ़िया सामंजस्य बनाकर खेल रही थी, और वही टीम गौतम गंभीर के आने के बाद में क्या हाल हो गई उसकी। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है दिल्ली बीजेपी के अंदर कि आपका कैप्टन कौन है, और आप इस सवाल से बच नहीं सकते। मैं बार बार अपने इसमें कह रहा हूं कि आप इस सवाल से बच नहीं सकते। आपके पास केजरीवाल के खिलाफ चेहरा क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं, जो बीजेपी के जो डिफेंडर लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा बीजेपी अनाउंस कर देगी तो उनका जो प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि उसके बारे में 100 बातें वो कह दें। अरे केजरीवाल के मुकाबले ये, इसको तो ये नहीं, उसको तो वो नहीं, इसको तो भाई 5 साल से आप तैयारी क्या करते हैं? 5 साल से तैयारी क्या करते हैं? कैप्टन को अपने तैयार कर सकते हैं दिल्ली जैसे स्टेट में। और आपको जब मालूम है कि केजरीवाल इस तरह की फिरकी, फिर से मैं शेन वॉर्न की बात कर रहा हूं, जब वो फिरकी बातें करेगा, फिरकी गेंदबाजी करेगा, फिरकी बोलबाजी करेगा, तो उस स्थिति में आपके पास भी तो कैप्टन ऐसा होना चाहिए। वो आपने बनाया ही नहीं, और आपने कुछ ऐसे उत्पाती प्लेयर टीम में रख दिए हैं कि बेचारा कैप्टन उनको बचाने में लगा हुआ है, और रमेश बिधूड़ी, मतलब छूटते ही उन्होंने जो है सो अब
उनके बचाव में कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई रमेश दुधड़ी ने ये बात कही, इसलिए कही प्रियंका गांधी के बारे में ये बात इसलिए कही क्योंकि वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव में पार्टिसिपेट करे। चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टिसिपेट करे ना करे, राहुल गांधी पार्टिसिपेट करे ना करे, ये बीजेपी इसमें क्यों इंटरेस्टेड? बीजेपी को अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है ना, और बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पे खेलने को तैयार नहीं है, कैप्टन देने को तैयार नहीं है बीजेपी। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है जो बीजेपी के साथ है। बीजेपी की टीम अच्छी है, बीजेपी के कोच बहुत अच्छे हैं, बीजेपी के पूरा कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बीजेपी का सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए पिच भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीजेपी के पास कैप्टन नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है बीजेपी के साथ। अब हम कांग्रेस पार्टी पे आ जाए, अब त्रिकोणीय चुनाव बनाने में लगे हैं। इसको त्रिकोणीय चुनाव बनने का पोटेंशियल बिल्कुल है भाई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और ये बात सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है सो वो कांग्रेस का वोट बैंक चुरा करके ले गए हैं और उसी पे लड़ते हैं। तो अगर आज एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो वोट बैंक लौटना चाहेगा तो बीजेपी में लौटना थोड़ी चाहेगा, वो कांग्रेस में लौटना चाहेगा। कांग्रेस के पास कई अच्छे सीजन्ड प्लेयर्स भी हैं इस टीम के अंदर, काफी सीजन्ड प्लेयर्स भी इस टीम जो उन्होंने टिकट अनाउंस किए हैं, उस टिकट अनाउंस करने में काफी सीजन प्लेयर। संदीप दीक्षित का तो नाम आ ही रहा है, अलका लांबा का नाम आ रहा है, फिर वो क्या नाम है, हारून यूसुफ का नाम आ रहा है, देवेंद्र यादव का नाम आ रहा है। ऐसे ऐसे कई इनके खिलाड़ी इनके पास हैं जो कि बहुत ही सीजन प्लेयर हैं और अपने अपने बूते पर किसी दिन भी किसी को चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। उनका जो एक कैप्टन है, जैसे कि जब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब देवेंद्र यादव जब जो है उनकी तुलना मैं करना चाहूंगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी तुलना में करना चाहूंगा, और खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी तो जैसे कि बीजेपी का जो कैप्टन सो कॉल्ड अभी जो है डेजिग्नेटेड वीरेंद्र सचदेवा, उनका तो नाम भी कहीं लिस्ट में नहीं है। उन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसके बारे में भी असमंजस है, लेकिन देवेंद्र यादव का नाम तो पहली लिस्ट में आ गया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो देवेंद्र यादव की तुलना में करना चाहूंगा सौरव गांगुली से। सौरव गांगुली जब नए नए कैप्टन बने थे, तो जो टीम की जो सीनियर प्लेयर्स थे, उस समय के सीनियर प्लेयर्स थे, और खास करके सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जो थे, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही सपोर्ट किया था। और वो कहते थे ना कि सचिन तेंदुलकर ने उनकी काफी मेंटरिंग की थी। सचिन तेंदुलकर खुद बहुत सक्सेसफुल कैप्टन नहीं थे, उनकी जगह वो रिप्लेस किया था सौरव गांगुली ने, और उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी मेंटरिंग की थी। और उसी तरह से जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने तो उनकी मेंटरिंग ये तमाम लोगों ने, सीनियर प्लेयर्स ने की थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके पास खिलाड़ी भी हैं, आपके पास टीम भी है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका कोच कहाँ है? और कोई मुझे ये कहे कि अशोक गहलोत कोच हैं या डीके शिव कुमार कोच हैं या झारखंड की दीपिका सिंह कोच है, तो भाई ये कोच वोच नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली का इंचार्ज कौन है, एआईसीसी इंचार्ज, तो आप भी कहेंगे ये भी क्विज का प्रश्न है। भाई कांग्रेस पार्टी में तो किसी भी चुनाव में कोच की भूमिका में राहुल गांधी ही होंगे और उनके साथ खड़ी होंगी प्रियंका गांधी। इसके अलावा जनता किसी को किसी टीम का कोच मानने को तैयार नहीं है, और ये वस्तुस्थिति भी। कांग्रेस पार्टी के खिलाड़ियों की समस्या यह है कि इनका कोच क्या चाहता है इनको यही पता नहीं है, इनकी कोच की स्ट्रैटेजी क्या है यही पता नहीं है। अब जैसे कहा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत लताड़ा अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से को बाहर करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और संदीप दीक्षित ने भी बहुत लताड़ा, और संदीप दीक्षित ने तो मुकदमा भी डाल दिया, बड़ा एग्रेसिवली इन लोगों ने ये किया। उसके बाद जो कहते हैं चंडू खाने की जो खबर है, अरविंद केजरीवाल ने कई इंडिया के लीडर्स को फोन किया और कहा कि इस तरह से अगर इनके लीडर्स मुझ पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, ये करेंगे, तो फिर मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा। और कहते हैं कि इंडिया के कुछ लीडर्स ने राहुल गांधी के ऊपर भी प्रेशर बनाया कि थोड़ा गोश। ये चंडू खाने की खबरें, लेकिन जो अभी वस्तुस्थिति जो बन रही है कि इनकी टीम तैयार है, इनका कैप्टन तैयार है, ये लोग प्रैक्टिस मैच भी खूब खेल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाला, खूब कॉन्स्टिट्यूएंसी गए हैं, जो कहते हैं ना नेट मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस, वो भी खूब खेला इन लोगों ने, लेकिन इनका कोच का पता ही नहीं है
कि इनका कोच क्या करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या इस टीम के साथ कि अगर इनका कोच इन खिलाड़ियों के कंधे पे हाथ रख दे, इन खिलाड़ियों को उत्साहित कर दे, राहुल गांधी अगर इस चुनाव में थोड़ा दम लगा दे, थोड़ा आगे बढ़ करके, देखिए राहुल गांधी के नाम पे जो कुछ नेचुरल वोट्स आएंगे अगर वो जम के कैंपेन करते हैं, तो आप माइनॉरिटीज का वोट नंबर 1, नंबर 2 दलित समाज में दिल्ली में जो जाटव समाज खास करके है, जाटव समाज का वोट काफी अच्छे तादाद में कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन उसके मिलने के लिए राहुल गांधी के नाम पे ही मिलेगा, प्रियंका गांधी के नाम पे महिलाओं का वोट मिलेगा, लेकिन उनके नाम पे ही मिलेगा। वो अगर अपने आप को चुनाव से अलग करके बैठ जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि भाई इन्होंने तो एक अनसेड अलायंस बना लिया है आम आदमी पार्टी के साथ और ये उसी के साथ जा रहे हैं। तो उसमें एक स्थिति ये भी बन सकती है कि कई लोग जो दलित समुदाय के खास करके कुछ लोग जो कि इस समय रुष्ट हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल से, और वो अगर शिफ्ट करना चाहते हैं उनसे बाहर, तो उनको अगर कांग्रेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो शायद जाकर के वो बीजेपी में, ये भी एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है, अमित शर्मा जी, मैंने आपको बता दिया 3 टीमें हैं, तीनों टीमें अच्छी हैं। आप ठीक कह रहे हैं, एक त्रिकोणीय मुकाबला का पोटेंशियल आज की तारीख में है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के पास जो लोकसभा चुनाव में बैड परफॉर्मेंस के बाद भी जो एक अपस्विंग आया है पार्टी के अंदर, उसको सस्टेन करने का एक मोटिवेशन है। और तीसरा कांग्रेस पार्टी, जिसने की बिल्कुल ही अपने आप को कहते हैं ना 100% राइज किया है लोकसभा में राहुल गांधी के भारत यात्रा के बाद, और लोगों के परसेप्शन में भी राइज किया है, तो उसको भी एक अपने आप को दिल्ली में रेलेवेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन है। देखिए सबसे बड़ा क्या बात होता है, किसी भी टीम को खेलने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। अरविंद केजरीवाल की टीम के पास मोटिवेशन फैक्टर ये कि हम रिटेन करें। बीजेपी के पास मोटिवेशन फैक्टर नेशनल लेवल की पार्टी है कि भाई एक जो अपस्विंग हमने बनाया है, और मोदी जी का जो थोड़ा सा इमेज जो कि रैटल्ड हो गया था लास्ट लोकसभा चुनाव में, उसको फिर मजबूती मिली है 2-3 चुनाव जीतने के बाद, उसको हम बरकरार रखें, हम अरविंद केजरीवाल से चुनाव ना हार जाए जिससे कि उनकी इमेज खराब हो जाए। और तीसरा कांग्रेस पार्टी कि भाई हम अपने आप को पुनः रिलेवेंट करें, राजनीति में, चुनाव प्रक्रिया में आए, और गेन करने के लिए बहुत कुछ है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक परसेप्शन भी है। अरविंद केजरीवाल का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो हमें मिलेगा। तो तीनों टीम के पास मोटिवेशन है, तीनों टीम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इस समय केवल आम आदमी पार्टी की टीम ऐसी टीम है जिसका कोच और कैप्टन और सेलेक्टर, ये तीनों बड़े सिंक में काम कर रहे हैं। वो सिंक में इसलिए काम कर रहे हैं कि वो तीनों रोल में अरविंद केजरीवाल ही है। तो जो मैंने शुरुआत में आपको कहा कि राजस्थान रॉयल्स के जो कोच और कैप्टन थे शेन वॉर्न, उसी भूमिका में अरविंद केजरीवाल आज के तारीख में है। और अरविंद केजरीवाल अपनी पारी को बखूबी, जो एक कहते हैं कि एक रैमशैकल टीम को में जोर भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक मोर्चा निकाला, वो उनके लोग वहां गए, सीएम हाउस गए, फिर वहां से निकल करके पीएम हाउस गए, यानी रोज तरह तरह की चीजें वो लोग कर रहे हैं। और ये भी कहना कि हम कांग्रेस को इंडिया से निकलवा देंगे, ये करना हम करना, वो अपने टीम में जान फूकने की भी पूरी कोशिश करें। मोटिवेशन लीडर भी उस टीम के वही है, उस टीम के मोटिवेशन टॉकर भी वही, तो वो कर रहे हैं। जेल जाने का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। उसके बाद वो लगता है कि जेल से और एनर्जी गेन करके बाहर आए। जेल के लोग कहते हैं कि जेल की जैसे दिल्ली में पड़ी है, आपको पता नहीं ये बात पता हो ना हो कि तिहाड़ जेल से रोटियां थोड़ा स्मगल आउट होती है, कई लोग पैसा देकर रोटी खरीदते हैं, कहा जाता है कि जेल की रोटी खाओगे तो ग्रह कट जाएगा। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी जेल की रोटी तोड़ी है, और इनकी टीम ने जो जेल की रोटी तोड़ी है उससे उनके शायद ग्रह कट गए होंगे। तो हो सकता है कि वो भी इस सोच में भी हो। तो पंडित ने भी पुजारियों का बड़ा आजकल वो सेवा हुआ कर रहे हैं, शायद पुजारियों ने भी कहा होगा कि आपका जो शनि दशा थी वो था, जेल की रोटी आपने खा ली, आपकी कट गई शनि दशा, आप लड़िए जम करके। तो अंदर से भी आत्मविश्वास वो लेकर के इस चुनाव में लड़ रहे हैं। जी सर, राजनीति पे तो आपकी अच्छी पकड़ है, ये मुझे पता ही था,
लेकिन राजनीति के साथ साथ क्रिकेट पे भी आप कितनी अच्छे पकड़ है, ये आज जानकारी मिल रही मुझे। और जब आप अरविंद केजरीवाल की तुलना शेन वॉर्न से कर रहे हैं, तो जिस वक्त शेन वॉर्न एकदम अपने चरम पे थे, उस वक्त उनके सामने सचिन तेंदुलकर खड़े हुए थे और उन्होंने बुरी तरह धोया था उन्हें। और ये भी शेन वॉर्न कहते थे कि अब मुझे रात में सपने में भी सचिन तेंदुलकर दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह धुलाई की थी। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस में कोई सचिन तेंदुलकर है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर के साथ वीवीएस लक्ष्मण थे, सचिन तेंदुलकर के साथ ये थे, क्या नाम है आपको, राहुल द्राविड़ थे, अनिल कुंबले थे, ये सारे लोग थे सचिन तेंदुलकर के साथ। और जॉन राइट जैसा कोच था उनके पास, और उसी टीम की दुर्दशा कर दी जब ग्रेग चैपल जैसा कोच आ गया। उसी टीम की दुर्दशा ग्रेग चैपल ने कर दी। तो आज के तारीख में जो मैं कह रहा हूं आपको बात, कि इनके पास लोग हैं, खिलाड़ी हैं, सब कुछ ठीक है, कोच भी, लेकिन कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है? स्पेस कौन देगा? आप देखिए, वो जो सौरव गांगुली का जो कैप्टनशिप जो था, उनको दुनिया जानती थी कि सचिन तेंदुलकर उनसे बड़ा स्टार है, दुनिया जानती थी कि सचिन तेंदुलकर उनसे बेहतर बैट्समैन है, और वो हमेशा उनको वन अप पे रखते थे, अपने आगे रखते थे। तो वो जो रणनीति जमीन होती है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने कहा, बीजेपी ने टिकट तो बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब चुनाव होगा और अरविंद केजरीवाल बार बार जब चुनाव को खींच करके अपने चेहरे पे ला रहे हैं, अपने पे फोकस ला रहे हैं, उसका तोड़ क्या है बीजेपी के पास? ये एक सोचने वाली बात है। और कोई रणनीति अगर उसकी है या अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने की, फंसाने की, तो देखते हैं कितनी वो रणनीति सक्सेसफुल होती है। हालांकि बीजेपी के पास पॉपुलर चेहरे कई हैं। देखिए, बीजेपी की एक जो समस्या रही है ना, जो बीजेपी की भी, आपने अभी भी जो उनकी लिस्ट आई थी, उसके अंदर समहाउ बीजेपी के ग्रोथ में, दिल्ली में बीजेपी की ग्रोथ में दो समुदाय का बड़ा रोल रहा। वो समुदाय थे, क्या नाम है, पंजाबी और वैष्णव, बनिया, वैश्य। बीजेपी उस ढांचे से बाहर निकल ही नहीं पा रही। ये बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए। और आज के तारीख में जब आप टिकट की, अगर आप प्रोफाइलिंग देखते हैं, कुछ करते हैं, तो एक मैसेजिंग, आपको, हमको बड़े अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपने कुछ दो चार, आप अगर जो सीटों थी उस पर पूर्वांचल के जो कैंडिडेट का नाम वहां अनाउंस करना नहीं किया आपने। देखिए कितनी विडंबना है कि जो बीजेपी पूरे, मतलब कि पैन इंडिया स्तर पे, कम से कम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ओबीसी का वोट पा रही है लगातार। हरियाणा में ओबीसी का वोट पाई, महाराष्ट्र में ओबीसी का वोट पाई, राजस्थान में ओबीसी का वोट पाई, मध्य प्रदेश में ओबीसी का वोट पाई, बिहार में भी ओबीसी के कुछ लोगों का वोट मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। लेकिन जो ओबीसी समुदाय, दिल्ली में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है, उस माइग्रेंट पॉपुलेशन में तो ओबीसी समाज के बहुत लोग हैं ना। ये ओबीसी समाज के लोग जो बिहार में, यूपी में, एमपी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? वो, ये भी एक सोचने वाली बात है जी। क्योंकि आप वो उस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे कि उनके साथ आप कनेक्ट करें। आपने ओबीसी के नाम पे, आपके पास जो दिल्ली में जो ओबीसी पॉपुलेशन है, उसमें एक ही डोमिनेंट कास्ट है, गुजर कम्युनिटी। ठीक है, आपने गुजर कम्युनिटी के लोगों को टिकट उकट भी दिया है, भेज दिया है, लेकिन जो ओबीसी का जो बड़ा पॉपुलेशन दिल्ली में जो है, जो कि बिहार से माइग्रेटेड लोग हैं, जो लोग आपके वोटर हैं बाकी प्रदेशों में जहां से वो माइग्रेट किए, वो आपको क्यों नहीं वोट दे रहे हैं दिल्ली में? ये सोचने वाली बात है बीजेपी के लिए। इस पर बीजेपी को गुड सोचना पड़ेगा, वो लोग आपको वोट क्यों नहीं। जी बिल्कुल। तो चलिए, जैसा आप बता रहे हैं कि आईपीएल की तर्ज पर ही दिल्ली प्रीमियर लीग जो है चुनाव की, वो सज गई है। जी, दिल्ली पॉलिटिकल डीपीएल जो है वो सज चुका है, और तमाम टीमें जो है मैदान में है, 2020 के स्टाइल में ही है, धुआंधार है, घमासान है। और अब तो बहुत जल्दी, अब तो फाइनल होने वाला है। तो अब देखते हैं नतीजा क्या रहता है इसके बाद। और
तब तक हम इस पे और भी बात करते रहेंगे। जैसे जैसे सरगर्मियां और तेज होंगी वैसे वैसे हम और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस क्रिकेट में स्टाइल में आपने आज पॉलिटिकल एनालिसिस किया है उसकी बहुत तारीफ है करूंगा मैं, देखिए क्योंकि मैंने आपके लिए क्रिकेट वाली जर्सी भी पहन रखी थी इसीलिए। क्योंकि बड़े आज इंटरेस्टिंग तरीके से आपने चुनावी विश्लेषण किया है और काफी अच्छा लगा ये सुन करके। रियली सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।